हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। प्लांट वाटर रिलेशन या पादप जल संबंध चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, विसरण के बारे में पढ़ा था और विसरण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे तापमान, सांद्रता, प्रवणता, दाब और जो पदार्थ जो हो रहा है सांद्रित, उस पदार्थ जो विसरित हो रहा है उसकी सांद्रता, उसके कणों का आकार, इन कारकों के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या हिंदी में इसे बोला जाता है सुसाध्य विसरण के बारे में स्टडी करेंगे। एक टाइप का डिफ्यूजन है, लेकिन इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं। यानी डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, लेकिन ये एक ऐसा डिफ्यूजन है जो प्रोटीन चैनल्स के माध्यम से संपन्न होता है। अब प्रोटीन चैनल की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का डिफ्यूजन होना है उसका डिफ्यूजन इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो सब्सटेंस है लिपिड्स के लिए, लिपिड्स में से होकर अंदर एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है उसका निर्माण हमें पता है प्रमुख रूप से लिपिड और प्रोटीन से होता है। तो सब्सटेंस मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाई जा रही है उसके अंदर सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। यदि सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन की लिपिड है उसमें सॉल्यूबल है तो आसानी से उसका डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यदि सब्सटेंस लिपिड के अंदर इनसॉल्यूबल है, अघुलनशील है, तो उसका डिफ्यूजन करने के लिए, उसका विसरण करने के लिए कुछ प्रोटीन चैनल्स की आवश्यकता होती है और उन प्रोटीन चैनल्स के द्वारा जो डिफ्यूजन होगा उसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण कहा जाता है। जैसे ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड के अंदर घुल नहीं सकते हैं उनको ले जाने के लिए, उनके डिफ्यूजन के लिए कुछ प्रोटीन चैनल काम में आते हैं। उन प्रोटीन चैनल के द्वारा होने वाला विसरण सुसाध्य विसरण कहलाता है। तो इसमें स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब डिफ्यूजन हमने पढ़ा था तो डिफ्यूजन के अंदर हमने स्टडी किया कि डिफ्यूजन की प्रोसेस में एक ग्रेडियंट या प्रवणता पाई जाती है। जो विसरण की जो क्रिया होती है, विसरण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। विसरण या डिफ्यूजन में एक प्रवणता पाई जाती है। प्रवणता का मतलब है सांद्रता प्रवणता, ग्रेडियंट प्रेजेंट होती है। यानी हमने विसरण की परिभाषा जब पढ़ी, डेफिनेशन जब पढ़ी, तो हमने बोला था अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। तो वो प्रवणता या ग्रेडियंट विसरण के अंदर या डिफ्यूजन की प्रोसेस के अंदर हमेशा उपस्थित होती है। यदि वो प्रवणता नहीं होगी, सांद्रताओं के अंदर अंतर नहीं होगा, तो डिफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो सब्सटेंस के साइज पर भी डिपेंड करता है। जिस पदार्थ का डिफ्यूजन या विसरण होना है उस पदार्थ के कणों का आकार कितना है उस पर भी डिफ्यूजन निर्भर करता है। जितने स्मॉल उस पदार्थ के सब्सटेंस के कण होंगे या पार्टिकल्स होंगे उनका डिफ्यूजन फास्टर होगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है? स्मॉल जो कण है, स्मॉल यदि पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल्स का डिफ्यूजन फास्टर होता है। यानी छोटे यदि कण है सब्सटेंस के, डिफ्यूजित होने वाले सब्सटेंस के, तो उनका डिफ्यूजन अधिक तेजी से होगा, अधिक तेजी से उनका विसरण होता है। बड़े आकार के यदि कण है तो उनका डिफ्यूजन धीमी स्पीड से होगा। यदि किसी सब्सटेंस के कण छोटे आकार के हैं तो उनका डिफ्यूजन कैसी गति से संपन्न होता है? तेज गति से संपन्न होता है। तो ये दो जो कारक हैं प्रमुख रूप से, एक तो प्रवणता या ग्रेडियंट जो पाई जा रही है वो, और सेकंड जो कणों का आकार है, ये डिफ्यूजन को इफेक्ट करने का काम करते हैं, डिफ्यूजन को प्रभावित करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद किसी भी सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन है या विसरण है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो सब्सटेंस लिपिड के अंदर सॉल्यूबल है या नहीं है। यानी कोई भी पदार्थ का डिफ्यूजन या विसरण इस बात पर भी निर्भर करता है
कि वह पदार्थ या सब्सटेंस पदार्थ लिपिड में विलयशील है या अविलयशील है। तो जो भी पदार्थ जो है उसका जो विसरण होना है, डिफ्यूजन होना है, वह लिपिड के अंदर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, इस बात पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी पर भी, विलयशीलता पर भी, यानी पदार्थ सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, इस कारक पर भी डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है। यदि सॉल्युबल है कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स लिपिड के अंदर, तो वो आसानी से वो उस मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन के बारे में पता है, मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड प्रोटीन से। लिपिड के अंदर यदि सॉल्युबल है तो मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। लेकिन यदि लिपिड के अंदर इनसॉल्युबल है तो उनका डिफ्यूजन कराने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होती है। ऐसे पदार्थ जो सॉल्युबल है उनका तो आसानी से क्या हो जाता है, डिफ्यूजन, आसानी से विसरण हो जाता है। इन पदार्थों का जो डिफ्यूजन है, इन सॉल्युबल जो पदार्थ हैं या ऐसे पदार्थ जिनके अंदर हाइड्रोफिलिक प्रकृति पाई जा रही है, जल स्नेही जो प्रकृति पाई जा रही है, उन पदार्थों को मेम्ब्रेन के आर पार जाने में दिक्कत आती है। तो उन पदार्थों के डिफ्यूजन के लिए कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, सुसाध्य विसरण की प्रोसेस पाई जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस ऐसे पदार्थों के लिए होगी जो वसा के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। जो वसा के अंदर इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है, अविलयशील है, उन पदार्थों को कोशिका झिल्ली के आर पार विसरित करने के लिए जो प्रोसेस पाई जाती है, उस प्रोसेस को सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। इनका तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा विसरण, सिंपल जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उससे पदार्थ चले जाएंगे झिल्ली के आर पार। इनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की या सुसाध्य विसरण की आवश्यकता होती है। अब इस सुसाध्य विसरण के अंदर क्या होता है कि जो झिल्ली के प्रोटीन है, सुसाध्य विसरण की क्रिया में क्या होगा, मेम्ब्रेन या झिल्ली के प्रोटीन जो अविलयशील जो पदार्थ हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के जो पदार्थ हैं, अविलयशील पदार्थों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करेंगे। कैसे स्थान प्रदान करते हैं, जैसे एक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है तो इसके अंदर ये विशेष प्रकार के प्रोटीन कैरियर पाए जाएंगे। यहाँ पर विशेष प्रकार के इस तरह के प्रोटीन कैरियर होते हैं, प्रोटीन वाहक होते हैं। इन प्रोटीन वाहकों से जो ये सब्सटेंस है, अविलयशील पदार्थ यहाँ जुड़ेगा और इन प्रोटीन वाहकों की सहायता से ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करता है। सेल मेम्ब्रेन में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन वाहक पाए जाते हैं, झिल्ली के प्रोटीन होते हैं जो अविलयशील जो पदार्थ हैं उनको जुड़ने के लिए सतह प्रदान करेंगे। उस सतह पर ये पदार्थ जुड़ जाएंगे और इन प्रोटीन वाहकों के द्वारा या प्रोटीन चैनल जो पाए जा रहे हैं, इन प्रोटीन चैनल के द्वारा इन पदार्थों को झिल्ली के आर पार ले जाया जाता है, क्योंकि सामान्य विसरण की क्रिया से ये पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वसा या लिपिड के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल है या अविलयशील है, अघुलनशील है। और यहाँ पर कोई सांद्रता प्रवणता की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुसाध्य विसरण में सांद्रता प्रवणता की आवश्यकता नहीं होती है, कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की इसके अंदर आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन वाहक इनको लेकर जा रहे हैं उन प्रोटीन वाहक में पहले से ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होती है। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मॉलिक्यूल्स के लिए, इन मॉलिक्यूल्स के लिए, इन अविलयशील पदार्थों के लिए इन प्रोटीन वाहक के द्वारा ही प्रदान कर दी जाती है।
तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है कि जो झिल्ली के प्रोटीन अविलेयशील पदार्थ जो है, जो लिपिड के अंदर अविलेयशील पदार्थ है, उनको प्रोटीन वाहक की सहायता से जब कोशिका झिल्ली के अंदर विसरित करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस क्रिया में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन रोल प्ले कर रहे हैं। पढ़ा है ना हम, झिल्ली के प्रोटीन या प्रोटीन कैरियर, प्रोटीन वाहक पाए जा रहे हैं, वो एक स्पेशल प्रोटीन इस क्रिया में हेल्प करते हैं और यहाँ ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट, यहाँ पर एनर्जी की या एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। बिना ऊर्जा के पदार्थ इन कैरियर प्रोटीन के द्वारा या वाहक प्रोटीन के द्वारा झिल्ली के आर पार गमन करते हैं। यहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती है। जैसे विसरण में भी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही थी, वैसे यहाँ भी किसी प्रकार की एटीपी सेल को खर्च नहीं करनी पड़ती है। ये प्रोटीन वाहक इन अविलेयशील पदार्थों को कोशिका झिल्ली के आर पार बिना ऊर्जा का उपयोग किए हुए ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर नहीं ले जाया जा सकता है। सुसाध्य विसरण के द्वारा कम सांद्रता से पदार्थ अधिक सांद्रता की ओर नहीं जाते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या आदान प्रदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भेजना है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कम सांद्रता से अणुओं को अधिक सांद्रता की ओर नहीं भेजा जा सकता है। इसमें अणु जैसे विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे थे, उसी प्रकार से इसमें अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। रीजन सीधा सा ये, यदि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भेजना है तो उसके लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं को भेजना है तो हम नेक्स्ट टॉपिक एक पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। उस क्रिया के अंदर एटीपी का उपयोग करके पदार्थों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भेजा जा सकता है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट याद रखना है, इसमें पदार्थ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन है या परिवहन की दर उस समय सबसे अधिक होती है जब सारे के सारे प्रोटीन चैनल्स का यूज किया जाता है। जब सारे प्रोटीन चैनल यूज किए जाते हैं, जब इस क्रिया में सारे प्रोटीन चैनल जब सभी प्रोटीन चैनल इस क्रिया में, सुसाध्य विसरण की क्रिया में यूज किए जाते हैं, तब पदार्थों का अधिकतम परिवहन होता है। अधिकतम परिवहन या ट्रांसपोर्ट होता है। यानी जब झिल्ली के सारे प्रोटीन चैनल का यूज किसी पदार्थ को सुसाध्य रूप से विसरित करने में किया जा रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किया जा रहा है, तो पदार्थ का या पदार्थों का अधिकतम परिवहन होगा। और इसके लिए एक विशेष वर्ड काम में लेते हैं, सैचुरेशन। यानी जब झिल्ली के अधिकांश प्रोटीन चैनल किसी पदार्थ के परिवहन में काम में आ रहे हैं, अधिकांश उस सब्सटेंस का परिवहन हो जाएगा, और इसके लिए जो टर्म है या फिर ये जो क्रिया है, इसे सैचुरेशन के नाम से जाना जाता है। सभी प्रोटीन चैनल यदि सुसाध्य विसरण में काम में आ रहे हैं तो इन पदार्थों का, जो भी पदार्थ है, उसका अधिकतम परिवहन होगा। नेक्स्ट, जो सुसाध्य विसरण है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट होता है, और ये कोशिका को पदार्थों का चयन करने में सहायता करता है। यानी सुसाध्य विसरण विशिष्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो सुसाध्य विसरण है
सुसाध्य विसरण विशिष्ट होता है। अब विशिष्ट शब्द का मतलब क्या है? यह कोशिका को पदार्थों का चयन करके अंदर ग्रहण करने में सहायता करता है। सहायक है। तो जो सुसाध्य विसरण की प्रोसेस है, यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका पदार्थों का चयन कर सकती है कि किस पदार्थ को अंदर ग्रहण करना है और किस पदार्थ को अंदर ग्रहण नहीं करना है। या कोशिका सिलेक्शन कर सकती है, चयन कर सकती है कि कौन से पदार्थ को अपने अंदर आने देना है और कौन से पदार्थ को अपने अंदर नहीं आने देना है। तो विशिष्ट प्रकार का, स्पेसिफिक टाइप का यह सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पाया जाता है। प्रोटीन चैनल्स पाए जा रहे हैं और प्रोटीन चैनल की सहायता से इन सब्सटेंस का इसके अंदर आदान प्रदान होगा। अब जो प्रोटीन चैनल है उनकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी जो प्रोटीन चैनल इसके अंदर पाए जा रहे हैं, कुछ प्रोटीन चैनल हमेशा खुले रहते हैं। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें अनेक प्रोटीन चैनल इस तरह के पाए जाएंगे। तो कुछ प्रोटीन चैनल तो हमेशा, इनमें से ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी है? प्रोटीन चैनल। तो कुछ प्रोटीन चैनल तो हमेशा ओपन रहेंगे और कुछ प्रोटीन चैनल ऐसे होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें कभी खोला जाता है, जिन्हें कभी बंद रखा जाता है। तो कुछ इसमें कुछ प्रोटीन चैनल हमेशा खुले रहते हैं और कुछ प्रोटीन चैनल को कभी क्लोज रखा जाता है और कभी इस प्रक्रिया के अंदर क्या रखा जाएगा? बंद रखा जाएगा। कुछ प्रोटीन चैनल बड़े होते हैं, कुछ प्रोटीन चैनल छोटे होते हैं। तो प्रोटीन चैनल के अंदर भी कुछ विशेषताएं पाई जा रही है। एक तो कुछ हमेशा खुले रहेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं। सेकेंड टाइप के प्रोटीन चैनल क्या हो सकते हैं? प्रोटीन चैनल का जो साइज है, आकार है, वो छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। तो प्रोटीन चैनल की क्या विशेषता इसके अंदर पाई जा रही है? कुछ प्रोटीन चैनल हमेशा क्या रहते हैं? खुले, जबकि कुछ, यानी कुछ तो ऐसे हैं जो हमेशा क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे, जबकि कुछ चैनल को नियंत्रित रखा जाता है। नियंत्रित रखने का मतलब है उन्हें कभी खोला जाता है और कभी बंद किया जाता है। पहली विशेषता प्रोटीन चैनल की। कुछ प्रोटीन चैनल बड़े आकार के होते हैं, कुछ प्रोटीन चैनल बड़े आकार के होते हैं, जिनसे बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आसानी से आवागमन होगा। अब बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। इस प्रोटीन चैनल का एक एग्जांपल है पोरिन्स। ये प्रोटीन चैनल का नाम है पोरिन्स। इस प्रकार के चैनल हैं जो किस प्रकार के पाए जाते हैं? बड़े आकार के। और इनमें इन पोरिन्स की सहायता से बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े आकार के कणों को आसानी से कोशिका झिल्ली के आर पार भेजा जा सकता है। कुछ प्रोटीन चैनल बड़े आकार के होंगे, कुछ छोटे आकार के होंगे। बड़े आकार के प्रोटीन चैनल का एग्जांपल है पोरिन्स। पोरिन्स ऐसे प्रोटीन चैनल हैं जो बड़े आकार के, लार्ज पोर्स पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली पर। बड़े छिद्र होते हैं जिन्हें पोरिन्स कहते हैं। तो इन पोरिन्स के द्वारा बड़े आकार के कणों का आसानी से मूवमेंट किया जा सकता है। और ये जो पोरिन है ये किसके अंदर पाए जाएंगे? लवक में ये दिखाई देते हैं हमें।
माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं के अंदर ये पोरीन्स पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु में ये प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो पोरीन्स याद रखना है, बड़े आकार के प्रोटीन चैनल हैं जिनकी सहायता से लार्ज आकार के बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को झिल्ली के आर पार भेजा जा सकता है। एक्चुअल में पोरीन्स होते क्या है, कोशिका झिल्ली पर पाए जाने वाले बड़े आकार के छिद्र होते हैं। लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ जीवाणुओं में ये उपस्थित होते हैं और इनके द्वारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल भी इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, उन्हें हम पोरीन्स बोलेंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जुड़ता है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर जो मॉलिक्यूल या अणु है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर इस वाहक प्रोटीन से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट हो जाता है, यानी इसकी प्रोसेस कैसे होती है उस प्रोसेस को यदि हम समझना चाहें तो जैसे एक सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये पाए जाने वाले क्या है, प्रोटीन चैनल। अब इस प्रोटीन चैनल पे एक पदार्थ आकर जुड़ा, अब ये झिल्ली के अंदर कैसे भेजेगा, इस प्रोटीन चैनल का रोटेशन होगा। पहले ये कंडीशन है, ये जो प्रोटीन चैनल है ये यहाँ से इस तरह से घूम जाएगा, रोटेशन करेगा और रोटेशन करके या घूमकर इस मॉलिक्यूल को झिल्ली के अंदर भेज देगा। इस तरह से इसमें रोटेशन होगा, रोटेशन के द्वारा ये घूमकर अंदर की तरफ जाता है, वहाँ जाएगा, वहाँ जाकर इस मॉलिक्यूल को ये प्रोटीन चैनल कोशिका के अंदर छोड़ देगा और इस तरह से इन प्रोटीन चैनल के माध्यम से इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे कोई सब्सटेंस आकर जुड़ने के बाद जो प्रोटीन चैनल है वो घूम जाता है 180 डिग्री पर, लगभग ये घूम जाता है। 180 डिग्री पर रोटेट होने के बाद कोशिका झिल्ली के अंदर इसके द्वारा सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल को छोड़ दिया जाता है। कोशिका के अंदर इस मॉलिक्यूल को ये छोड़ देता है। तो इस तरह से रोटेशन के द्वारा फिर जैसे ये छोड़ेगा वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। छोड़ने के बाद वापस 180 डिग्री पर घूमेगा, अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। जैसे ये एक झिल्ली है, इसमें ये जुड़ा हुआ है, तो ये जैसे इसके अंदर कोई अणु आकर जुड़ा तो ये 180 डिग्री पर ऐसे घूम जाता है, अंदर छोड़ा फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोटीन चैनल डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कोशिका के अंदर भेजने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, वाटर चैनल भी पाए जाते हैं। जो सेल है उनके अंदर पानी के चैनल मिलते हैं, कुछ वाटर चैनल्स भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाटर चैनल्स जो है वो लगभग, जो पोरीन्स हमने पढ़ा है, जो वाटर चैनल जो है वो लगभग 8 प्रकार के पोरीन्स से बने होते हैं जिन्हें एक्वा पोरीन्स कहते हैं। वाटर चैनल 8 प्रकार के एक्वापोरिन्स से बने होते हैं। पानी के अणुओं का जो आवागमन होता है वो वाटर चैनल या पानी चैनल के माध्यम से होगा। और पानी के जो चैनल है, वाटर चैनल्स जो हैं वो 8 प्रकार के एक्वापोरिन्स, इस तरह की 8 जो स्ट्रक्चर, एक्वा वर्ड होता है वाटर से रिलेटेड, इसलिए इन्हें एक्वापोरिन्स नाम दिया है। 8 प्रकार के एक्वापोरिन से वाटर चैनल बनता है और वाटर चैनल के माध्यम से पानी को झिल्ली के अंदर भेजने का कार्य किया जाता है। तो सिंपल से याद ही रखना है, जो वाटर चैनल है उसका फॉर्मेशन या निर्माण 8 प्रकार के किन से होता है, एक्वापोरिन से होता है। कुछ कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन को, यानी जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसको अलग अलग प्रकार से संपन्न करेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो 3 प्रकार से संपन्न हो सकती है। पहले को तो बोला जाता है सिम्पोर्ट, पहली प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट। और सेकंड जो प्रोसेस होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, एंटीपोर्ट। थर्ड जो प्रोसेस होती है इन चैनल के माध्यम से उसे क्या बोला जाएगा, यूनिपोर्ट। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट के अंदर सिम जो वर्ड है उसका मतलब होता है साथ साथ।
एंटीपोड का मतलब है एक दूसरे के विपरीत, और यूनिपोड का मतलब है केवल एक सिंगल का आवागमन। सिम्पोड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में एक साथ जा सकते हैं। जैसे ये कोशिका झिल्ली है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल ये एक साथ कोशिका झिल्ली के आर पार जा रहे हैं। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? सिम्पोड। साथ साथ दो मॉलिक्यूल्स का जाना, दो मॉलिक्यूल्स जब एक साथ एक दिशा में एक साथ जा सकते हैं तो उस प्रोसेस को सिम्पोड कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप्स बोल सकते हैं हम, जब इस प्रक्रिया द्वारा दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक दिशा में जा सकते हैं। सिम्पोड क्या है? दो मॉलिक्यूल एक साथ एक दिशा में जाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है सिम्पोड के नाम से जाना जाता है। एंटीपोड में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। एंटीपोड क्या होगा? एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन से कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? एंटीपोड। एंटीपोड एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल अंदर जाता है और एक मॉलिक्यूल जो है वो कोशिका झिल्ली से बाहर निकलता है। जैसे इसका उदाहरण है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जब काम करता है तो उसके अंदर सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? एंटीपोड। एंटीपोड को बोला जाता है एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा सेल में और एक मॉलिक्यूल सेल से कहाँ निकलेगा? बाहर, विपरीत दिशा में या ट्रांसपोर्टेशन होगा। इस प्रोसेस को हम एंटीपोड कहते हैं। इस प्रक्रिया को एंटीपोड के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो प्रोसेस है, एक मॉलिक्यूल ही इंडिपेंडेंट रूप से, अदर मॉलिक्यूल से इसको कोई मतलब नहीं है, केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट रूप से या स्वतंत्र रूप से कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है यूनिपोड। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से अदर मॉलिक्यूल से स्वतंत्र रहकर अंदर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो इस क्रिया को यूनिपोड के नाम से जाना जाता है। तो यूनिपोड के अंदर क्या होगा? केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। सिंगल मॉलिक्यूल कोशिका के अंदर आएगा, सिंगल मॉलिक्यूल जो है मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, इस झिल्ली के अंदर की तरफ जाता है और अदर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से वो अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। इस प्रकार की प्रोसेस को यूनिपोड बोला जाता है। तो तीन टाइप से प्रोसेस संपन्न हो सकती है। डिफ्यूजन जो है तीन प्रकार से संपन्न हो सकता है। साध्य विसरण फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तीन टाइप से होगा। सिम्पोड में दो मॉलिक्यूल एक साथ एक दिशा में कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर जाते हैं। एंटीपोड में एक मॉलिक्यूल कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल अंदर से कहाँ आता है? बाहर आता है। इस प्रोसेस को एंटीपोड बोलेंगे। यूनिपोड में केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से, अन्य मॉलिक्यूल्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और स्वतंत्र रूप से कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो तीन तरह का सुसाध्य विसरण पाया जाता है कोशिकाओं में। सिम्पोड, दूसरा एंटीपोड और तीसरे को बोला जाता है यूनिपोड। तो आज जो हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, एक डिफ्यूजन का एक टाइप है जिसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण के नाम से जाना जाता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, उसमें जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूजन द्वारा चले जाएंगे, लेकिन जो लिपिड में इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है उनके लिए ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सुसाध्य विसरण मिलेगा। कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनके माध्यम से ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस या सुसाध्य विसरण की जो प्रक्रिया है यह संपन्न होती है। प्रोटीन चैनल जैसे एक एग्जांपल पोरीन है, पोरीन्स बोला जाता है, उनके माध्यम से ये इसके अंदर एंटर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे वो कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। अब सक्रिय शब्द आ रहा है, इसका मतलब ऐसा परिवहन है जिसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट। ऊर्जा का उपयोग करके मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यहाँ तक ऊर्जा का उपयोग नहीं हुआ था, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ऊर्जा का यूज किया जाता है, ऊर्जा को खर्च किया जाता है और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और इसी तरह के अन्य लेक्चर्स को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी यदि इसके अंदर समझने में दिक्कत हो तो उसे कमेंट्स में लिखकर आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट्स के अंदर लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।